नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर विपक्ष के द्वारा पंजाब सरकार के विरुद्ध जो है उठाए गए सवालों को लेकर है। पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता आ रहा है और ये कहता नजर आया है कि पंजाब में अवैध माइनिंग जो है जोरों-शोरों पर है। ऐसे में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर भी सवाल है और यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि पंजाब में अवैध माइनिंग जो लंबे समय से चलती आ रही है और जिसको लेकर ही पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज भी अवैध माइनिंग धड़ल्ले के साथ पंजाब में हो रही है, जिसको लेकर अब लगातार सवाल है। विक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लगातार माइनिंग को लेकर सरकार को घेरा है, सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जो वादे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, वो वादे कब पूरे होंगे और अवैध माइनिंग जो है वो कब बंद होगी, जिसको लेकर पंजाब सरकार भी लगातार हालाँकि इस बात को लेकर लगातार सरकार ये कहती नज़र आई कि अवैध माइनिंग सरकार बनने के बाद कम हुई है, लेकिन ऐसे में खत्म नहीं हो पाई जिसको लेकर लगातार सवाल है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मीना तनराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जसबीर सिंह भट्टी जी से मैं आपसे करूँगा। भट्टी साहब आपने बड़ी जो है लंबे समय से राजनीति को बड़ी बारीकी के साथ जाना है। ऐसे में पंजाब में अवैध माइनिंग वो मुद्दा है जो लगातार जो है वो चलता आ रहा है। विपक्ष जब जब सत्ता में होती है सरकार तो उस समय बात नहीं होती, लेकिन जब वो विपक्ष में बैठते हैं तो तब माइनिंग याद आ जाती है। तो ऐसे में पंजाब में इल्लीगल अवैध माइनिंग जो है वो किस तरह से है और इसे रोकने के लिए जो सरकार के कदम है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार बनने के बाद अवैध माइनिंग धड़ल्ले के साथ हो रही है, जिसमें कई पंजाब के मंत्रियों के नाम भी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों-इशारों में लिए हैं। भट्टी साहब। जो पानी है जी, पानी से बाद जो दूसरे कुदरती विशिला सब तो ज्यादा यूज होने वाला वो रेत है जी। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ बोलते हैं भी वो नजायज माइनिंग हो रही है। जी। और इसके लिए आपको शायद मालूम होगा, सरकार ने एक सर्वे कराया तो किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने। जी। उनके रोपड़ के अध्ययन से उन्होंने ब्यास दरिया की बात की थी कि ब्यास दरिया में जो वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक तरीके से वहां से खनन की जाए तो उसके फायदे हो सकते हैं। उसके बीच में कि जब वैज्ञानिक ढंग से खनन होगी तो उसका पानी उसके डाफने लगेगा, पानी बाहर नहीं जाएगा और दरिया जड़ा वा अपना पानी आप संभाल लेगा, उसको जो फ्लड नहीं आएगा। ये उनकी आइडियोलॉजी है जी, वो IIT रोपड़ वाले की। हुण जे आप आगे चलते हैं कि जब हमारे ये नजायज खनन होती है, जो हमने बोलते हैं 3 फुट से ज्यादा जड़ा 10-10 फुट चले जाते हैं नीचे, जो 10 फुट जाते हैं तो फिर उसका तल बिल्कुल बिखर जाता है। तो मैं ये भी बता दूं, 3 फुट के नीचे इसलिए जो थोड़ी थोड़ी निक्की निक्की बरीक बरीक बजरी होती है ना वो, और वहां रेत रहनी चाहिए। निक्के निक्के जीव हैं जो जिंदगी उसमें बताते हैं, पानी के तल के नीचे बताते हैं। उनको जिंदा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो भी हमारे जड़े वो जीव जड़े वो हमारे लाभदायक जीव है, लेकिन हम तो देखते ही नहीं, करने लगे। दूसरी चीज, पंजाब में जो मायने की बात की जा रही है, जब पहले साडे मानयोग केजरीवाल साहब से उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया था, कहते देखो जी मैं IRS है, मैनू पता कैसे हमने पैदा करनी है मायने। वो बोलते सी पंजाब में जितने भी क्रैशर है ना, वहां से हर 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 रोज 1 लाख ट्रक बजरी का निकलता है। इसमें 6,000 रुपए सबसे गुंडा टैक्स पर ट्रक लिया जाता है। ये सरकार बनने के पहले की बात है। हर रोज 60 करोड़ गुंडा टैक्स इकट्ठा किया जाता है, तो महीने का 1800 करोड़ बनता है, तो साल का 21,600 करोड़ बनता है। जिसकी बात है सिद्धू भी कर रहा था, मजीठिया भी कर रहा था कि आपने 20,000 किया थे महीने से इकट्ठा करे, कहाँ है 145 करोड़ क्यों, कैसा हुआ है। दूसरे पासे के चलते हैं, वो कहते एक ट्रक के पीछे 3 रेत के ट्रक जाते हैं। एक ट्रक से 4,000 रुपया ये लेते हैं गुंडा टैक्स। हर रोज 120 करोड़ बनते गुंडा टैक्स के, हर महीने के 36 करोड़ बनते थे, हर साल के 43,200 करोड़ बनते, जो उनका उन्होंने अपना डाटा बनाया था। शराब की बात करते हैं, शराब में उन्होंने बोला था कि शराब हम जड़े वो ठेके जड़िए शराब कारपोरेशन बनाएंगे, ठेके अपने खोलेंगे, खोल के लोगों को रोजगार भी देंगे, कमाई भी करेंगे।
उन्हें बोला सी कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपया हम सालाना आराम से लोगों को रोजगार दे के उन्होंने तनख्वाह निकाल के बाद में बचा सकते हैं। वो कहते सिद्धू ने कहा क्या था, कहना तमिलनाडु में 35,000 करोड़ रुपया साल का शराब से बचता थे, पंजाब के लोग तो सर कई गुना ज्यादा शराब पीते हैं, तो फिर इनके पैसे कहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि 40,000 नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, 25,000 करोड़ या टैक्स के रूप में मिल सकता सानू तो शराब तो ये सिद्धू के बिल्डिंग थी जो अब तमिलनाडु होके आया था। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने क्या जी प्राइवेट बजाय हम स्टेट ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, उसके बीच में हमारे सो एक एवरेज के मुताबिक 10,000 करोड़ मिलेगा। ये सबको मिला के 99,800 करोड़ बनता है। अब कहाँ है वो, कहाँ गया वो जो उन्होंने रस्ते पर। वैसे तो मैं कहूँ ऐसे वायदे जो करते हैं ना, ऐसी बातें तो सभी पार्टियां करती हैं, जब उनको आते हैं सत्ता में आते हैं उस टाइम के फिर सब कुछ भूल जाते हैं क्या किया। वादे करते हैं लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे में जनता नहीं भूलती। और सीधी बात कहें तो जनता ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी क्योंकि बदलाव की राजनीति को लेकर लोगों ने वोट डाली थी। लेकिन ऐसे में जो अभी के माइनिंग हनन को लेकर हम आज डिबेट कर रहे हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में दुविधा है, क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि रेत जो है वो बहुत महंगे रेटों पे मिल रही है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना जी हमारे साथ है। मीना जी कैसे देखते हैं, क्योंकि अवैध जो हनन है उसको लेकर लगातार सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे में अब जो सवाल है वो ये है कि हनन रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए थे, क्या वो कदम पर्याप्त नहीं थे? क्या आपको लगता था कि किसी का तरह से कमी रह गई है, या और किसी ढंग के साथ में ऐसे अवैध हनन को रोका जा सकता था? नई पॉलिसी बनाई जा सकती थी, नई सिस्टम, नई सरकार आई थी तो नई बदलाव को लेकर आई थी, तो ऐसे में कहीं कमी रह गई कि अवैध हनन जो है वो उसको रोका नहीं जा रहा? सिंह साहब, पट्टी साहब ने बहुत डिटेल में जो है और एक कैलकुलेशन बताई कि 99,800 करोड़ सालाना इनकम जो है आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आने से पहले जब इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी तो उन्होंने डाटा दिया था। मैं आपके ध्यान में ला दूं कि जब चन्नी साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो एक बहुत ही बड़े नेता दिल्ली के मानयोग राघव चड्ढा साहब जो पंजाब के राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो बहुत बड़ा जो है अपने साथ कैमरे का टीम लेकर लाभ लश्कर के साथ जो है रोपड़ में माइनिंग एरिया में जो है वो रेड मारने गए थे। और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के आका अरविंद केजरीवाल साहब का बयान आया था कि भाई मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से की नौकरी छोड़कर आया हूं, मैं IRS एग्जाम मैंने पास किया और मैं हिसाब किताब में बहुत पक्का हूं। और आम आदमी पार्टी सरकार जो है यदि सत्ता में आती है तो जिस तरह पट्टी साहब ने बताया वो सारी उन्होंने कैलकुलेशन दी और कहा कि एक साल में हम 20,000 करोड़ रुपए जो है वो माइनिंग से कमाएंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने हिसाब में बहुत पक्के हैं और 20,000 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी कमा रही है। पंजाब सरकार कमाए ना कमाए, आम आदमी पार्टी जरूर 20,000 करोड़ रुपए जो है वो हर महीने हर साल के जो है कमा रही है। आज 2 साल हो गए, मतलब लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी के MLA के पॉकेट में गया है, भगवंत मान साहब के पॉकेट में, अरविंद केजरीवाल के पॉकेट में, राघव चड्ढा के पॉकेट में गया है। तो इसका हिसाब जो है मेरी मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए। मैं जसबीर सिंह जी, मैं 2 पॉइंट और आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा, हाल ही में आपने तरन जिले में देखा होगा कि अपना लालपुरा साहब, उनके किसी रिलेटिव ने जो है वो माइनिंग केस में जो है उनके ऊपर FIR हुई और तुरंत प्रभाव से वहां के SSP की जो है वहां से पोस्टिंग कर दी गई, और जिसका संज्ञान लेते हुए गवर्नर साहब ने भी जो है नोटिस निकाला था कि भी SSP के जो है उस FIR के लॉन्च होने के 1 दिन बाद ही जो है किस तरह से पोस्टिंग हुई। तीसरा, मतलब मैं ये चीजें ला रही हूँ जो जिसकी CBI का। ठीक है मीना जी, एक सवाल ले लीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 2.25 साल हुए हैं, ऐसे में 5 साल जो है वो कांग्रेस की सरकार रही है। उस समय भी अवैध हनन होता था, उस समय क्यों सवाल नहीं खड़े किए गए? उस समय भी सवाल पूछे जाते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, चरणजीत चन्नी से कि अवैध हनन है। आज कांग्रेस भी इस बात को लेकर जोर डाल रही है, आपके द्वारा भी ये कहा जा रहा है।
अन्य और पार्टी भी कोई जो है कह रही है, लेकिन ऐसे में जब 5 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, उस समय ये सवाल क्यों खड़े नहीं हुए? जसबीर जी, अभी सत्ता में कौन है? 92 सीटें दी है पंजाब के लोगों ने इन्हें। मतलब ऐसी नहीं कि ऐसी आ गई सत्ता में। जो इन्होंने हमारे लोगों से प्रॉमिस किया था, उन्होंने यही कहा था कि हम पॉलिसी लाएंगे, माइनिंग पॉलिसी। वो कहाँ है माइनिंग पॉलिसी? मैं आपको एक ज्वलंत, मैं पठानकोट जिले से हूँ, मेरे पास, मैं पेशे से वकील हूँ। वहां पर मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आए, मतलब मैंने भी उनकी हेल्प करी आरटीआई डालने में। डीएसआर रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जो माइनिंग की 2022 वो बनी। और मैं आपके ध्यान में ला दूं, उसमें जो है डीएसआर रिपोर्ट में, आपके शायद ध्यान में हो, अपना माइनिंग माफिया जो है, माइनिंग माफिया जिसके ऊपर एनजीटी ने जो है मनप्रीत सिंह इलियास कुका 415 करोड़ का एनजीटी ने फाइन डाला है। और वो डीएसआर और वो माइनिंग, पंजाब की जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसमें वो ब्लैक लिस्टेड है। और डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की डीएसआर रिपोर्ट में जो है उसकी 719 कनाल जगह जो है वो डाली गई। दूसरा जो है विपिन गुप्ता, निपुण गुप्ता, ठीक है, जिसकी वहां पर ओनरशिप ही नहीं है, उनकी डीएसआर रिपोर्ट में दे आर आल्सो द मतलब बेनिफिशियरीज इन दैट। और उसकी अनुराग वर्मा चीफ सेक्रेटरी ने उसकी इंक्वायरी मार्क करी, और वो रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रिपोर्ट दी कि गलती से नाम डाल दिया। मतलब आप पॉलिसी की बात कर रहे हो, ये तो पूरा आम आदमी पार्टी का जो ये झालमाल जो है, ये सारा का सारा ही मतलब हैंड इन ग्लव है। मतलब ये पंजाब के लोगों के लिए नहीं सत्ता में आए हैं, ये अपनी पॉकेटें भरने के लिए सत्ता में आए हैं। ये तो इसके लिए बहुत बड़ा जो है ये बीच में इनका जो है वो चल रहा है। माइनिंग हो गया, आप चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लें, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, ये बहुत बड़ा करप्शन जो है हमारे पंजाब में चल रहा है। और इसमें जो है मैं तो मांग करूंगी कि इसमें जल्दी से जल्दी जो है सीबीआई की जांच जो है बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है कि आखिरकार 92 सीटें जो है वो सरकार को मिले, उसके बावजूद जो पॉलिसी बनाने का वादा किया था उस पर काम नहीं हो पाया। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से, क्योंकि अकाली दल ने ही इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रम सिंह मजीठिया खुद जाते हैं अवैध खनन वाली स्थान पर, और वहां पर जो है मीडिया लेके पूरा एक जो है वो वहां का पर्दाफाश किया जाता है, और यहाँ पे सवाल भी यहाँ पे गंभीर है। कोनी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ये अवैध खनन रोका जाता है, अगर इस माफिया को रोका जाता है, तो सीधे तौर पर सरकार को तो फायदा मिलेगा, आम लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आम लोगों को रेता जो है वो सस्ती मिलेगी, और सरकार के खजाने में भी फायदा जो है सीधे तौर पर जो है फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये कमी कहाँ मानते हैं कि आखिरकार सरकार के पीछे क्या मंशा है जो इसको नहीं रोक पाती है? क्या माफिया इतना स्ट्रांग है कि उस तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा, या फिर किसी और ढंग के साथ में सरकार चाहती नहीं है कि इस अवैध खनन को रोका जाए? धन्यवाद जसवीर जी। असल में ये है कि सरकार चाहती नहीं है। सरकार को तो फायदा होगा, लोगों को भी होगा, पर आप पार्टी या उनके नेताओं को नहीं होगा अगर ये नजायज खनन का मामला ये अगर रुकता मसला। तो बात ऐसी है कि ये पार्टी वैसे तो हर मुद्दे को ही, हर ट्रेड को इन्होंने बहुत जोर शोर से माफिया के साथ जोड़कर बहुत कूड़ प्रचार जिसे बोलते हैं वो किया पहले, और फिर ये कहा कि हम 20,000 करोड़ इधर से लाएंगे। बट अब वो कहाँ जा रहा है? वो इनकी जेब। अब तो यहाँ तक भी आ गया कि जो पिछले मंत्री थे जो अभी बदले हैं इस डिपार्टमेंट के, वो नौजवान बरनाला से विधायक है जो मीत, उसका तो यही है कि उसकी शादी पे को जो खर्च करने वाले थे वो कौन लोग थे? वो भी इस ट्रेड से जुड़े लोग थे। और जैसे एसएसपी को जो एसएसपी कार्रवाई करता है उसको आज तक बदल के पूरे थाने को बदल दिया, उसको बदल गया, उसको आज तक हवा में लटकाया हुआ है। जबकि जो इनके कमाऊ पुत्र बने हुए हैं, जो ये करते हैं कि गांव जब एफआईआर लिखनी पड़े तो गांव किसी और का नाम डाल देते हैं ना, गांव का नाम है नव करोड़, पर उसका इन्होंने डाल दिया
पट्ठल शायद पठली ऐसा नाम है, वो FIR में डाल दिया। अब उसको बदला भी है, तो रवाड़ में वहां जहां दूसरा खनन का जो दूसरा पॉइंट है कह लो मोगा में, तो उसको रिवार्ड देते हैं जो इनके लिए कमाई करता है, और जो सरकार के लिए लोगों के लिए करता है, कानून के लिए करता है, उसे ये सजा देते हैं। तो तीसरा मंत्री बदल गया। आप खुद समझो कि क्या बात है। जब जिसके एक बदनाम हो जाता है, रौला पड़ जाता है काफी, तो दूसरा यहाँ तक जो इस जहाँ की ये मसला है, वहां कोहली के साहब इसका एक और SSP पहलू का भी तो है, हाई कोहली कोर्ट साहब तक ने ठीक है, उसको कोहली साहब इसका एक और पहलू भी है। हो सकता है कि 3 मंत्री बदलने के पीछे कारण ये रहा हो कि उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही हो, या वो जो अवैध खनन माफिया है उसको रोकने में कामयाब ना हुए हो सकता है इसके पीछे ये भी एक पहलू तो हो सकता है ना सर। ये भी होता तो फिर SSP को हाई कोर्ट झाड़ ना लगाती, फिर वो FIR में और गांव ना डालना पड़ता उन्हें, वहीं जहां की शिकायत थी वहां ही कार्रवाई होती ना। फिर जी जी फिर गुरमीत सिंह चौहान को भी स्टेशन मिलता जिन्होंने कार्रवाई की थी। ये बात नहीं है, बात उल्टी है इससे कि जो दूसरी स्टेटों में लड़ने के लिए जो केजरीवाल की आप पार्टी की जेब में भर रहे हैं, जब वो बदनाम हो जाते हैं तो तब उसे हौले से बदल के दूसरे की ड्यूटी लग जाती है। ये हो चलिए रहा है। ठीक है, बहुत गंभीर तो आप आरोप आपने लगाए देख हैं। रहे, ऐसे में इन आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में इस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ऐसे में हमारी डिबेट जो है वो पूरा शो जो है वो देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में वो इसका क्या जवाब देंगे। भट्टी जी का रुख करूंगा मैं। भट्टी साहब, क्या आखिरकार ये माना जाए कि पंजाब में अवैध खनन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सरकार भी रोकने में असफल है, और साथ ही साथ कहे तो किसी का संरक्षण है? क्या सरकार का संरक्षण है, सरकार की मर्जी है जो ये माफिया इतने धड़ल्ले के साथ काम कर रहा है, और किसी भी सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे रोका जाए या किसी और ढंग के साथ में इस पर रोक लगाई जाए? साढ़े यहाँ पंजाब में लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और केबल माफिया, जितने माफिया इतने स्ट्रॉन्ग है, इनकी सरकार में भी और न्यायपालिका में भी, बाकायदा तौर पर कार्यपालिका में, सभी जगह इनके सेल हैं। किसी से डरते नहीं। आप देखो ना, कालो माइनिंग करती, रुकने गया बेलदार तो उसको मार दिया इन्होंने। हरियाणा में एक DSP मार दिया था, आपको मालूम होगा इसके बीच में। जी बिल्कुल। ये लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका टाकरा करना कोई इंसान नहीं होते वास्ते सानू जी पोलिटिकल विल बहुत मजबूत चाहिए। उसे मोदी वर्गा बंदा बैठा ना, 76 फड़िया वैसे टका के मरे जा, टूट टका करे। दूसरी चीज, सरकार से बड़ी सतनाम भी सिंह, पावर है कोई? सरकार से बड़ी भी पावर है क्या? बिल्कुल, मैं तो पहले कह दिया आपको, इनकी इतनी लॉबी मजबूत है, जितने माफिया हैं, इनकी सब जगह सेल है। कोई भी गवर्नमेंट आती है पहले उनको पकड़ते, हाँ भाई कितना ऐसा चाहिए, आपको क्या चाहिए, हम काम करेंगे जी। कर रहे हैं वो आपके सामने। सतनाम सिंह एक जड़ा हजारा आरटी एक्टिविस्ट है, वो कहता 2015 में बाकायदा तौर पे मैंने एक पत्र लिखा चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, यहाँ नजायज माइनिंग हो रही, नहीं काम हुआ। 2016 में लिखा, 2017 में लिखा, हम कोर्ट भी गए। 2017 में चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई अधूरी की। लेकिन हमने जो ग्वाले आते ना, वह ग्वाले, उनसे कांटेक्ट किया, उनको एक ग्वाले को 100 रुपया देना डेली किया, आपको 100 रुपया देंगे, जब माइनिंग होगी हमारे को बताना। एक दिन क्या होता है, 3 डंपर आते हैं, पोखलन मशीन आती है, साथ में एक जेसीबी मशीन आती है, वो भर रहे हैं। इनको मालूम पड़ती है, ये जाते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस पकड़ के ले आती है उनको। होता क्या है, पुलिस पकड़ के ले आती, थाने आ जाते हैं, वो रात को जाते हैं। रात को एक पुलिस अफसर का, बड़े अफसर का उनको फोन आता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये पकड़वाएं। कहते सुबह जब हम गए ने देखे भी FI लॉन्च किया, कौन सी तरह लगाई है, वहां कुछ नहीं था। पुलिस वाले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे वाकफ कारजोल से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि रात को CM की कोठी से फोन आ गया था। आप बोत लो तो छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए फिर उसको? इसलिए ये लॉबी बहुत मजबूत है।
इसको खत्म करने के लिए इनका टाकरा कर लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी, हमारे पॉलिटिकल लोग ने उनकी पॉलिटिकल विल जी बहुत मजबूत होनी चाहिए, फिर काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे रुकेगा नहीं। जो रेट की बात आप करते हैं, देखो बेलदार को मार दिया, डीएसपी को मार दिया, पहले भी 2-3 ऐसे हुए अभी जो मार दिए गए लोग। इसलिए इनके लिए टाकरा करने के लिए हमारे को थोड़ा सा सभी को एक होना पड़ेगा। जो लोग आगे आते हैं, लोग आगे आए, लोगों ने पकड़ाए थे, फिर छोड़ने की क्या बात है। जैसे आपने मैडम ने बोला मनजिंदर सिंह लालपुरा, जे कितने कांग्रेस सरकार होती, अकाली होती, इमीडिएटली डीएस एसएसपी को कभी ना बदल दो, कभी ना बदल, कम से कम 1 महीना लाते, 2 महीने लाते, फिर बदलते उसको, भी ऐसा संदेश ना जाए कि इसलिए बदला उसको। इन्होंने मिनटों बदल दिया उसको। एक संदेश चलेगा लोगों में कि जे सरकार इन माफिया को रोकने में नाकाम है, माफी का राज चलता है, सरकार का कोई राज नहीं चल रहा जी, इसलिए माफिया बहुत मजबूत है, इसको रोका नहीं जा सकता। पंजाब में माफिया का राज है और माफिया इतना मजबूत है कि सरकार भी बेबस नजर आती है। लेकिन ऐसे में सवाल बरकरार है कि आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा और पंजाब के लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं उनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, क्योंकि अवैध खनन वो मुद्दा है, वो मामला है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आम लोगों को छोटा सा घर भी बनाना है, तो ऐसे में उनको रेता जो 2000 की ट्रॉली थी, बाद में 3000 की हुई, आज 4000 के पार हो गई। तो ऐसे में लोग जो है वो परेशान है, तो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में जब अवैध खनन होता है तो सीधे तौर पे नुकसान तो सरकार भी झेलती है, लेकिन खजाने में जिसका सीधे तौर पे नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं आम लोगों को भी झेलना पड़ता है। मीना जी का रुख करूंगा वापस। मीना जी, आपने सुना भट्टी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि पंजाब में जो रेत माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सरकार भी बेबस है उसके आगे, क्या कहेंगे? पहले तो मेरा एक ऑब्जेक्शन जो आप नोट कर लें कि जब ऐसी डिबेट हो ना, तो जिस पार्टी को लेकर जिनकी वजह से ये डिबेट है उस पार्टी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर हो। और दूसरी तरफ आपने कहा कि सरकार बेबस है। सरकार बेबस नहीं है, सरकार खुद करा रही है। यदि सरकार बेबस होती तो सरकार एक्शन लेती, ना कि सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार इन्वॉल्व होते। आज जो मेन आनंदपुर साहब का जो इश्यू रेस हुआ है अपना खेड़ा कड़मोड़ का, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बचत्तर सिंह है वो कौन है? वो हरजोत बैंस का रिश्तेदार है। जो टिक्का सिंह है वो कौन है? वो हरजोत बैंस का रिश्तेदार है। तो इसमें सरकार बेबस कहां से होगी? सरकार तो खुद लिप्त है इसमें। आप ये देखो कि भाई कितने शातिर तरीके से जब ये इंसिडेंट सामने आता है तो वहां के एसएसपी विवेकशील सोनी साहब एक एफआईआर जो है वो फटाफट से लॉन्च करते हैं अपना स्किन सेव करने के लिए। और वो एफआईआर कहाँ की करते हैं? मतलब वहां के डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके हल्के, उनके अंडर में जुरिस्डिक्शन में सारे के सारे पुलिस स्टेशन आते हैं। और वो एफआईआर कहाँ की फाइल होती है? गांव पलड़ी की। और इंसिडेंट कहाँ का है? खेड़ा कलमोड़ का। तो कैसे लगता है आपको कि सरकार बेचारी है या सरकार बेबस है? सरकार तो सब करा रही है। और सरकार की बेबसी का मैं आपको आज इंसिडेंट एविडेंस दे दूं। इसके बाद एक इंक्वायरी मार्क करी जाती है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस इंक्वायरी में कुछ ही थोड़े दिनों बाद जो है माइनिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट देती है कि भाई वहां पर स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और वहां पर कोई भी माइनिंग का जो है हमें वहां ट्रेस नहीं मिला, वहां कोई माइनिंग नहीं हुई। और वो रिपोर्ट जो है इस ये जो एफआईआर नंबर 0159 मैंने बताई आपको, इसके पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता है। और मतलब इसमें आप क्या निकालोगे? इसमें तो सरकार पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट कर रही है लोगों के जो है धोखा देने के लिए। जो है एक उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी, फिर अपने डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट बना ली और उसमें कह रहे हैं कि कोई माइनिंग ही नहीं हो रही। तो कहां से आप कह रहे हो कि भाई सरकार स्ट्रिक्ट है? मतलब ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, लोगों को धोखा देना। इनको मतलब धोखा देकर जो है आज सत्ता में बैठ गए, इनको तो ये भी जवाब देना पड़ेगा। माइनिंग को छोड़ो, आज जो है मतलब 1,000 रुपए ये महिलाओं को देने वाले थे, आज 2 साल होगी 24,000 हर एक महिला के 24,000 रुपए जो है वो भी इनके पॉकेट में पड़े हैं। कितने हजारों करोड़ रुपए वो भी इनके पास पड़े हैं। मतलब ये बेचारी है बेबस सरकार नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है कि भाई किस तरह से जो है इनको पता है और आने वाले जो है समय में जो है दोबारा से सत्ता में नहीं आने वाली, तो जल्द से जल्द कितना पैसा ये बटोर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये फटाफट अपने पॉकेट में डाल लो। आप दिल्ली में देख रहे हैं कैसे इनके मंत्री एमएलए जो है जेलों के अंदर जा रहे हैं। वो पंजाब में भी ये दोबारा होने वाला, जब
सीबीआई जांच होगी, यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इनके जो मंत्री और इनके जो पार्टी वर्कर्स है ये भी जेल जाना शुरू हो जाएंगे। चलिए ठीक है, पंजाब में बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाला है, ये आपने संकेत दिए, लेकिन ऐसे में सवाल फिर से बरकरार है कि आखिरकार जो पंजाब के लोग हैं बड़ी उम्मीदों से बैठे हैं, लेकिन ऐसे में जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो लोगों की उम्मीदें तो टूटती हैं, लोगों का विश्वास भी कहीं ना कहीं इसमें डगमगा जाता है। हमारे साथ सुखजिंदर सिंह कोनी है। कोनी साहब, अंतिम में आपके पास आऊंगा कि आपको क्या लगता है कि इसको रोकने में क्या कदम होने चाहिए तो जो अभी तक नहीं उठाए गए, और उसके साथ साथ जो अवैध खनन को लेकर अब विक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर है, उन्होंने सवाल खड़े किए, कई नाम उन्होंने उजागर किए कि इन लोगों के बीच में मंत्रियों के नाम डाल दिए, बताया कि इनके हाथ है इसके पीछे। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे में अवैध खनन को रोकना है तो कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को, लेकिन वो नहीं उठा रही। लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो अब सवाल खड़े कर रहा है कि इस तरह से जो है सरकार जो है वो जो है सीधे तौर पर साथ दे रही है उन माफियाओं का। देखिए जजबीर जी, अगर हम ना इस मुद्दे में जाएं तो जो पहले ये इन्होंने दोष लगाए दूसरी पहली सरकारों, हाँ पहली सरकारों में भी होता था कि जितना कोई ठेकेदार जितना उसको अलाउड है उससे थोड़ी ज्यादा कर ली, जैसे ढुंगाई में ज्यादा चला गया ऐसी। बट ये मंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व हो, जिनके रिश्तेदार खुद हो, ये पहली बार हो रहा है। ये तो पहली सरकारों को बोलकर आए थे कि लोगों ने इनको वोट क्यों दिया, इनका क्या इतिहास है, क्या पंजाब के लिए कौन से मोर्चे लगाए हैं। ये इसीलिए आए कि लोगों ने कहा कि पहले वालों ने अगर ये जो इन्होंने बोला उस पर यकीन किया कि जो ये कह रहे हैं पहले वाले जरूर गलत है, चलो मान लिया हो गए, इनको चुना, तो इनके पास तो गुंजाइश ही नहीं बचती थी कि ये कुछ गलत करें। बट ये तो खुद पहले कोई मंत्री कोई किसी भी पार्टी का कोई संतरी खुद नहीं इन्वॉल्व, इनके तो खुद के रिश्तेदार है। और फिर हम देख भी रहे हैं कि हाई कोर्ट तक जाने डाल रही है अपने एसएसपी को, तो ये उनको सेव कर रहे हैं, जो कार्रवाई करते हैं उनके उनको ये दंड देते हैं एक तरह का। तो ऐसे में क्योंकि इनका तो प्री प्लान्ड ऐसा रहा ना भी पैसा कैसे अपनी जेब में करना है, तो फिर जब मनी ये हो देख कहकर तो ये है कि हम जी ये पंजाब के लिए, बट कर रहे खुद के लिए। आपने एक और देखा होगा, किसी ने आरटीआई डाली दिल्ली में, जब इलेक्शन नहीं थे आम दिनों में 25 लाख रुपया महीने का वो जहाज का खर्च डालते थे केजरीवाल। अब इलेक्शन है तो वहां 1 रुपया भी नहीं, तो कहाँ अब वहां पहले तो वो कहीं जाते होंगे कभी कभार, अब तो वो डेली जाते रहे हैं, तो अब खर्च कहाँ से, पंजाब को हर तरह से लूटा जा रहा है। तो ये मंशा से प्री प्लान्ड किया जा रहा है, तो इससे उम्मीद नहीं है कि ये हम बता भी दें। अगर हमें तो छोड़ो, अगर कोई कह लो निरपक्ष आदमी जहाँ कोई जो माहिर इस ट्रेड के अगर बता भी देना कि ये कर लो, तो ये फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि मंशा की बात है। मंशा ये है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे इकट्ठा किया जाए, ये चलिए ठीक तो है, आपने वो मंशा पे कैसे सवाल करेगी, उठाए वो हैं कर ही नहीं सरकार के पाएगी। ऊपर, बिल्कुल ठीक है। कोहली साहब, आपने मंशा पे सवाल उठाए हैं सरकार के, और सीधे तौर पे आपने इशारों में कई जवाब दे दिए, लेकिन ऐसे में सवाल ये थे कि आज की जो चर्चा थी इस बात को लेकर थी कि पंजाब में जो अवैध खनन हो रहा है उसे कब रोका जाएगा, और जो वादे किए गए थे पंजाब के लोगों के साथ वो कब पूरे किए जाएंगे। और लगातार जो खनन है वो माफिया सक्रिय है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता आ रहा है और ये कहता है कि पंजाब सरकार जो है वो अपने संरक्षण में जो है वो लगातार जो है वो अवैध खनन जो है वो करवा रही है। लेकिन ऐसे में अवैध खनन होने के चलते जो है रेता की जो ट्रॉली थी उसके रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। आप लोगों को सीधे तौर पर इसका असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आया, जिसको लेकर लोग भी परेशान है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या रोक लगाएगी, किस तरह से पॉलिसी लाएगी, क्योंकि सरकार का ये दावा था और ये वादा था
कि हम जो है अवैध खनन को रोकेंगे और इससे सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपया जो है वो जो है बचाकर पंजाब की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे में जब अवैध खनन जो है वो लगातार नहीं रुकता, तो ऐसे में सवाल खड़े होने भी कहीं न कहीं वाजिब हो जाते हैं। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।